Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 6th of January 2025. 6 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप यू विल लाइक इट, आई होप यू विल शेयर इट. और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो. जो भी कमेंट करना है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, कर दिया करो, है ना. बहुत बुरा मत करना, लेकिन बाकी कर सकते हो. सो डू दैट फ्रॉम योर एंड. आई होप यू विल बी डूइंग दैट. स्टार्ट करते हैं. आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है डिफेंस डील इन द लास्ट लेग अहेड ऑफ पीएम्स पेरिस विजिट. अब पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो फ्रांस की विजिट करने वाले हैं. कैपिटल वहाँ की पेरिस है, आप सबको पता है. उससे पहले दो इंपॉर्टेंट डिफेंस डील जो हैं वो होने वाली हैं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में. अब ये दो डील्स किसके रिगार्डिंग है? सबसे पहले 26 राफेल एम फाइटर जेट्स जो हैं वो हमको नेवी के लिए चाहिए. राफेल एम फाइटर जेट्स, 26 राफेल एम फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी. एंड इसके अलावा 3 और स्कॉर्पियन क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन्स चाहिए. ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन. स्कॉर्पियन क्लास मैंने पहले भी आपको बताया था कि दे आर फ्रॉम फ्रांस का भी स्कॉर्पियन अगर पूछे तो. इसके अलावा आपको ये पता होगा कि 6 ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हमने बना ली हैं. वो 6 कौन सी सबमरीन है? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनी थी इंडियन नेवी में. नाम थे INS कैलवेरी, INS खंडेरी, INS करांज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर. देखो इनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इनको याद रखना. कैलवेरी पहली थी, खंडेरी सेकंड, करांज थर्ड, वेला फोर्थ, वागीर फिफ्थ एंड वागशीर इज द 6th वन. 6 ये थी. अब देखो इस आर्टिकल में 2 और चीज़ों के बारे में आया था. एक तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में आप लोग बस इतना फैक्ट याद रखिए. क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हेड करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को. और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम क्या है कि बेसिकली जो एक्विजिशन है, मतलब खरीदी है, इन सब के अप्रूवल्स और ये सारी चीज़ें जो मिलती होती हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है. ठीक है ना. तो ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर इज द हेड, राजनाथ सिंह जो प्रेजेंटली है. इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मेंशन थी. तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस और ये सारी चीज़ें देती है. कैबिनेट लेवल पे होती है, तो ये किसी भी डील को क्लियरेंस देने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का. इसको हेड कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है. तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर. ये थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आप लोग रखिएगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल. जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया. अच्छा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने $1 मिलियन दिए हैं फॉर डिकोडिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट. अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल अभी नहीं है, क्योंकि जब तक स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हो जाती तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आपको पता होना चाहिए कि जो पिक्टोग्राफिक थी, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ की स्क्रिप्ट थी, हड़प्पा की पिक्टोग्राफिक थी और वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है. पिक्टोग्राफिक मतलब इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा. एंड जो इसकी राइटिंग थी वो बूस्ट्रोफेदॉन में थी. बूस्ट्रोफेदॉन, आपने कभी ये टर्म यूज़ किया होगा शायद. बूस्ट्रोफेदॉन, दिस इज व्हाट वी से थ्रू द राइटिंग स्टाइल ऑफ हड़प्पन्स. बूस्ट्रोफेदॉन का मतलब क्या होता है कि वन लाइन जो होती है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, जैसे ऐसे लिखी जाएगी, और अगली लाइन राइट से लेफ्ट लिखी जाएगी, फिर ऐसे लिखी जाएगी. इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न में चलती है. ठीक है ना. तो बूस्ट्रोफेदॉन इसको बोलते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये वहाँ की स्क्रिप्ट के बारे में है. अभी तक ये हालांकि डेसिफर नहीं हो पाई है, बट तमिलनाडु कोशिश कर रहा है. अब यहाँ पे एक फोटोग्राफ थी. इस फोटोग्राफ से भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी. यहाँ पे मॉडवर्थ फेस्टिवल के बारे में लिखा है. देखो लिखा ना मॉडवर्थ फेस्टिवल, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा. MODWERTH, मॉडवर्थ फेस्टिवल. ये नीलगिरी की एक ट्राइब है, टोडा ट्राइब, वो इसको सेलिब्रेट करती है. मॉडवर्थ फेस्टिवल लिख लीजिएगा. टोडा ट्राइब जो कि नीलगिरीज में है, तमिलनाडु वाले रीजन में है ना. यहाँ पे एक मूनबू होता है, हेड टेम्पल जो होता है. एंड यहाँ पे मुथनाड यानी कि हैमलेट जो होता है. तो दैट इज दीज आर द 2 टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस मॉडवर्थ फेस्टिवल. और ये तोड़ा ट्राइब सेलिब्रेट करती है. नीलगिरी की ट्राइब है, जो कि कहाँ कौन से रीजन में आपके? तो तमिलनाडु रीजन में. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फैक्ट. अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे अगला है झारखंड रिपब्लिक डे टैब्लो टू शोकेज स्टेट्स ट्रिब्यूट टू रतन टाटा जी. तो अब यहाँ पे अगर ये आर्टिकल अगर हम देखें तो इसमें केवल झारखंड के टैब्लो के बारे में है. हालांकि 15 स्टेट्स अपना टैब्लो देंगे, बट वो सारे अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अभी अपन केवल झारखंड के टैब्लो की बात करते हैं. टैब्लो क्या होता है कि एक पूरी परेड टाइप की निकलती है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पे. तो इस बार जो है वो रतन टाटा को शोकेस किया जाएगा, मतलब को समर्पित रहेगा, क्योंकि रतन टाटा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है. आपको पता होगा पूरा जो जमशेदपुर वाला रीजन है, जमशेद जी टाटा के ऊपर ही बना है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब झारखंड उसको शोकेस कर रहा है. यहाँ पे भी देखो लिखा है लास्ट ईयर जो था टैब्लो
झारखंड का वो तसर सिल्क के ऊपर था। वो स्टेट में बहुत रिनाउंड है तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। एंड यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ टेम्पल जो कि देवघर में है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेगा कि झारखंड तसर सिल्क के लिए भी जाना जाता है और बाबा बैद्यनाथ टेम्पल जो कि देवघर में है उसके लिए भी जाना जाता है। वो दोनों शोकेस किया गया था। इस बार रतन टाटा जी के ऊपर ट्रिब्यूट रखा जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कि झारखंड की कुछ ट्राइब्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। असुर ट्राइब कहाँ है ये भी आप देख लीजिएगा, सर्च करेगा असुर ट्राइब के बारे में, मुझे बताइएगा कहाँ है। एंड झारखंड की ट्राइब्स के नाम आप मुझे बताइएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम इनटेक एंड एक्सरसाइज क्रूशियल फॉर यंग एडल्ट्स टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए आपको कैल्शियम इनटेक की आवश्यकता है और एक्सरसाइज करनी आवश्यकता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल आपको एक्सेसिव कंज्यूम नहीं करना है ना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब आप 30 साल की एज को पार कर लेते हैं, 30 साल की एज को पार कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में बोन का जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है और बोन का फॉर्मेशन जो है वो घट जाता है, ठीक है ना। मतलब कि व्हाट हैपेंस इज दैट कि बोन्स का जो मास है वो डिक्रीज होने लगता है और इससे कारण हो सकता है बोन क्या होती है, वीक होने लगती हैं। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी कंडीशन इसमें बोन का रिजॉर्प्शन जो है वो एक्सीड कर देता है फॉर्मेशन को, है ना। बोन का घुलना बढ़ जाता है और बोन का फॉर्मेशन घट जाता है थर्ड डिकेड के बाद, मतलब 30 साल के बाद। स्पेशली 40s में ऐसा होता है और विमेन में ये कंडीशन ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा। और इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आपका स्मोकिंग है या एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन है, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी बिल्कुल कम है ना, तो ये सारी चीज़ों के कारण ये बढ़ती है। या फिर फैमिली हिस्ट्री रही हो, लो बॉडी वेट रहा हो, एज और जेंडर में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया विमेन में ज़्यादा होता है, जेंडर भी एक इसका फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसीलिए आपको अगर इस कंडीशन से बचना है या थोड़ा इसको रिड्यूस करना है तो आपको कैल्शियम इंटेक बढ़ाना पड़ेगा बॉडी का। इसके अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, एक्सरसाइज आप करनी चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मूविंग अवे फ्रॉम कोल्ड A must साउथ अफ्रीकन कोर्ट upholds द कैंसल कोल केस। अभी कैंसल कोल केस बहुत फेमस केस है अफ्रीका का, याद रखिएगा। कैंसल कोल केस इज अ वेरी फेमस केस ऑफ अफ्रीका। हुआ क्या था कि अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उसने वहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि बहुत सारे नए आपके कोल पावर प्लांट्स ऐड किए जाएंगे जो कि 1500 मेगावाट तक की एनर्जी को बढ़ा देंगे नेशनल ग्रिड में, ठीक है ना। 2027 तक 1500 मेगावाट का पावर बढ़ाना था। तो ये इसके अगेंस्ट सिविल ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पे केस किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बता चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 350 to 420 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे बाय 2030। इसके अलावा नेट जीरो 2050 में साउथ अफ्रीका कह रहा है कि नेट जीरो 2050 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ के सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई आप इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कैंसल कोल केस वहाँ पे आया था, जहाँ पे अभी कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया कैंसल कोल केस के जजमेंट को और कहा कि नहीं, अब आप वो प्रोजेक्ट्स नहीं बढ़ा सकते। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एडिटोरियल में आते हैं, पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वह है द आउटलुक फॉर इंडिया इन द ईयर अहेड। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है M.K. नारायणन के द्वारा लिखा गया है। ये क्या करते हैं, बहुत अच्छी इनकी राइटिंग स्टाइल है, ही राइट्स वेरी गुड आर्टिकल्स और सबसे अच्छी बात है एक बहुत ही ऑर्डर्ड वे में आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल लैंडस्केप में। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि इंडिया जो है कि इमर्जिंग एज अ स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल इकोनॉमिक रूप में अभी रिसेंटली इंडिया आ रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड ऑल। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के बावजूद इंडिया ने मैनेज किया है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को पीसफुली और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। अब लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं 2025 में, चूंकि अभी जनवरी ही चल रहा है, तो 2025 के कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला चैलेंज तो है वो है चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाइना ने अभी आप देखो तो बहुत सारे रीजन्स में, स्पेशली जो आपका जिबूती इरित्रिया वाला रीजन है, वहाँ पे इंडियन ओशियन में उसकी ऑलरेडी स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है ना। और चाइना ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कॉरपोरेशन उसकी ग्रुपिंग्स का वो भी है,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। यूएस के कंपैरिजन में भी चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऑथर ने कहा दूसरा जो प्रॉब्लम इंडिया के लिए वो है साउथ एशिया में स्टेबिलिटी नहीं है। चाहे आप शेख हसीना की रिजीम देख लो बांग्लादेश में, चाहे आप म्यांमार की कंडीशन देख लो, पाकिस्तान ऑलरेडी हमसे नाराज़ रहता है, अफगानिस्तान में ऑलरेडी तालिबान जैसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी हमसे कहीं दूर है। तो ऑलरेडी बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ हैं जो साउथ एशिया में फैली हुई हैं। इसके अलावा ऑथर का कहना है कि वेस्ट एशिया में भी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेशली जो सीरिया में पॉलिटिकल अपहीवल आया है बशर अल असद की गवर्नमेंट के हटने के बाद, है ना। सुन्नी फैक्शंस की पावर बढ़ती जा रही है, जो HTS है स्पेशली, है ना। ईरान है उसका भी काफ़ी क्लैमर बढ़ा था। इजराइल और टर्की है ना, यहाँ पे इनका भी स्टैंड काफ़ी पावर बढ़ती जा रही है। तो ऑथर ने वही कहा है कि दीज आर द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द वेस्ट एशिया। फिर ऑथर ने कहा शिया एक्सेस वीक हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे सीरिया में हुआ, सीरिया में एकदम बशर अल असद की गवर्नमेंट हट गई, तो ये एक वीकनिंग ऑफ शिया एक्सेस को दिखाता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना। ईरान जो है वो हिस्टोरिकली एक डोमिनेंट शिया फोर्स रहा है, उसको सेटबैक्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द असद गवर्नमेंट गोइंग। यमन में हाउदीज़ को भी अटैक करना शुरू कर दिया है, तो हाउदीज़ भी इनके हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में था, वहाँ पे भी अटैक किया इजराइल ने, तो वो सब भी ईरान के। तो शिया एक्सेस कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। फिर ऑथर ने लास्ट जो थ्रेट बताई वो है साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट की। 2025 में साइबर थ्रेट्स, डिजिटल थ्रेट्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, स्पेशली जो रैंसमवेयर है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी अटैक्स ऐसे हो सकते हैं। तो हमको साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। सो दिस सेकंड आर्टिकल जो यहाँ पे लिखा है, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज द प्रिवेंटिव केयर। तो इंडिया में अभी भी जो फोकस रहता है वो रहता है क्यूरेटिव केयर में, मतलब हम प्रिवेंटिव केयर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक बार बीमारी हो जाए तो फिर क्यूरेटिव केयर की तरफ जाते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि क्यूरेटिव केयर में जाने के बाद हमारा होता क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। हमें इलाज के लिए और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो इंक्रीज हो जाती है। तो हमको अपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए अपने प्रिवेंटिव केयर में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का डिसीज़ बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ तो ऐसी हैं जो नॉन कंटेजियस डिसीजेज़ हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, वो बहुत ही थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू उनको रोका जा सकता है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज़ हैं, कुछ अगर आप प्रिवेंटिव स्टेप्स ले तो आपको नहीं होगी, है ना। जैसे आप ऑयली खाना कब खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लाएं, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज़ नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें जैसे हार्ट डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, है ना। तो ये सब आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बट वही ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया कि हमारे यहाँ अभी भी प्रिवेंटिव केयर का इतना ज्यादा काम नहीं जितना क्यूरेटिव केयर का काम है ना। तो ऑथर ने कहा कि सबसे पहले हमको 2 से 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, जो बजटरी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो क्यूरेटिव के लिए, उसको थोड़ा सा आपको प्रिवेंटिव की तरफ डालना चाहिए, है ना, ताकि प्रिवेंटिव मेडिकेशन बढ़े। पहला तो बजट वाला सोल्यूशन दिया है। दूसरा, ऑथर ने कहा कि भाई प्राइवेट पार्टनर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को आपको रोप इन करने की जरूरत है। प्राइवेट पार्टनर्स को आप रोप इन करें ताकि वो प्रिवेंटिव केयर में थोड़ा मदद करें, है ना। तीसरा ऑथर ने जो सजेशन दिया वो ये कि अवेयरनेस बढ़ाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाए टुवर्ड्स द प्रिवेंटिव केयर, और किस तरीके से वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोक सकते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस करके थोड़े थोड़े। तो वो सारी चीज़ें भी ऑथर ने कही है। तो ऑथर ने 3 चीज़ें कही हैं, है ना। और एक और सोल्यूशन ऑथर ने कहा कि जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं या सब्सिडीज़ हैं, इन सब के बेनिफिट्स के थ्रू भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रिवेंटिव केयर में। प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। तो हमको ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रिवेंटिव केयर को हम करेंगे तो रिएक्टिव ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता कम पड़ेगी और इंडिया जो है वो ज़्यादा हेल्दी और इकोनॉमिकली ज़्यादा रेजिलियंट बन पाएगा। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनाज मेगा डैम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप चाइना का, आपको यहाँ पे देखो 2-3 डैम दिख रहा होगा। एक झांगमू डैम दिख रहा है, देखो दिख रहा है झांगमू डैम, है ना। तो एक ये भी डैम है। देन ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको यहाँ पे दिख रही कैसे बह रही है। तो यहाँ पे ग्रेट बेंड, जो यहाँ पे ग्रेट बेंड है ना, यहाँ पर एक नए डैम को बनाने की बात चल रही है। बाकी एक और डैम है जो 3 गॉर्जेस डैम है, वो यांगत्जे रिवर पे ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। नाउ दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ मेगा हाइड्रो पावर डैम अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट द ग्रेट बेंड रीजन ऑफ द मेडोग कंट्री इन तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना। तो जो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे जो ग्रेट बेंड है इन द मेडोग कंट्री रीजन, तो ये रीजन याद रखना मेडोग कंट्री रीजन है। ये देखो ग्रेट बेंड भी आपको दिखा दिया, मेडोग कंट्री रीजन है। ये ऊपर देखो लिखा है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। यहाँ पर वो चाहते हैं एक डैम बनाना और अपर उसमें डैम है ये यारलंग सांगपो रिवर पे। देखो ये दिखा लेगा, ये देखो यारलंग सांगपो, दिस इज रिटन देयर यारलंग सांगपो। और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
ठीक है, यारलंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा को ही बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। एंड इसका अप्रूवल दे दिया गया है। इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश विल हैव सीरियस डाउन स्ट्रीम इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ दिस 60 गीगावाट पावर डैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप स्ट्रीम में जो डैम बन रहा है और 60 गीगावाट का बन रहा है, इससे इंडिया, भूटान और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि ट्रांस बाउंड्री हिमालयन रिवर है, जो कि 4 कंट्रीज़ में जिसका मेन है। एंड सबसे अपर मोस्ट राइपेरियन स्टेट जो है वो है यहाँ पे चाइना, ठीक है ना। इसको यारलंग जांगबो कहते हैं या यारलंग सांगपो बोलते हैं। इंडिया और भूटान लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं इन रिलेशन टू चाइना, एंड मिडिल राइपेरियन है इन रिलेशन टू बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के ऊपर आते हैं ये लोग और चाइना से नीचे आते हैं, इसलिए लोअर राइपेरियन है इन कंपैरिजन टू चाइना और मिडिल राइपेरियन है इन कंसिडरेशन टू बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये 4 नेशंस हो गए जहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो वही ऑथर ने बोला कि इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहले बात तो जो पावर है, मतलब अपर राइपेरियन अगर डैम बनाता है तो एक तो वाटर की थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ना। देन सेकंड, ये ऑलरेडी ये रीजन जो है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऑथर ने बोला कि ये प्रोजेक्ट दिक्कत देगा। क्योंकि ये रीजन जो है ऑलरेडी यहाँ पे जैसे ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड, ये रीजन यहाँ पे यही है सिक्किम में जो हमने देखा था, ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड। तो इस तरीके से आप ये ऑलरेडी फ्रेजाइल सिस्टम है वहाँ पे, अगर और आप इस तरीके से इतने बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे तो ये इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को और ज़्यादा फ्रेजाइल कर सकता है। और उसका नुकसान किसको होगा? जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश और ये जो कंट्रीज़ हैं वो, उनको लोअर भूटान हो गई, ये ज़्यादा इनको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ऑथर ने वही कहा है कि नाउ यू हैव टू लुक एट द इकोसिस्टम एज वेल। तो इकोसिस्टम कंसिडरेशन नहीं लिए जा रहे हैं चाइना के द्वारा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। प्लस कल को एक वॉर टाइप की कंडीशन, तो उसमें भी चाइना इसको यूज़ कर सकता है। इस जो अपर राइपेरियन पोजीशन है वहाँ से इसको वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकता है। तो चाइना कैन यूज़ दैट इन दैट वे ऑल्सो, है ना। फ्लड्स ला सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो ला सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, मेडॉग रीजन का नाम जरूर याद रखना जो मैंने आपको बताया। एम्पावर द गार्डियंस ऑफ द अर्थ, डू नॉट रॉब देम। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि भाई 3 प्रोजेक्ट्स अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किए हैं जिसके लिए पब्लिक नोटिस। उसमें पहला है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करना है। उसमें एक कोरल सेंचुरी है जो कि मेरोई आइलैंड में, एक मेगापोड सेंचुरी है जो कि मिंछल आइलैंड में, और एक लेदरबैक टर्टल सेंचुरी है जो कि लिटिल निकोबार आइलैंड में ये स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ये याद रखिए कौन कौन सी, एक कोरल सेंचुरी है मेरोई आइलैंड में, एक मेगापोड सेंचुरी है मिंचल आइलैंड में, और एक लेदरबैक टर्टल सेंचुरी है लिटिल निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला कि ये 3 प्रोजेक्ट्स क्यों दिक्कत वाले हैं, क्योंकि ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे नो मैंस लैंड है, मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं रहता, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऑथर ने कहा कि ये बहुत ही अनजस्टली ये है कि एंसेस्ट्रल लैंड को आपने नो मैंस लैंड बोल दिया और वहाँ पे कंजर्वेशनिस्ट्स को और पब्लिक ओपिनियन को तो आपने अपीज कर दिया, बट रियलिटी ये नहीं है। ऑथर ने कहा कि एक यूनिलैटरल डिसीजन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एस्टैब्लिश करने का, जो कि जिसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा इंडिजिनस पॉपुलेशन में। आपको मैंने कल भी बताई थी, ओंजेस, जरावा, शोम्पेन, सेंटिनलीज, ग्रेट निकोबारीज, अंडमानीज, ये ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे रहती हैं और ये बहुत इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड, बहुत पुरानी ट्राइब्स हुआ करती थी। तो ऑथर ने वही कहा कि अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेगापोड बर्ड सेंचुरी आप बनाएंगे, लेकिन मेगापोड बर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंडेमिक वैरायटी है जो यहाँ पे रहती है। तो ऑथर ने कहा कि ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हैं दिस एंड दैट, तो कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न ऑथर ने कहा वो ये है कि उनके एंसेस्ट्रल लैंड को ये टेक ओवर करना चाहते हैं, है ना। एंड डी नोटिफिकेशन आपने कर दिया गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, है ना, जो कि था बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो ऑलरेडी इकोसिस्टम को वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली हैं इस आर्टिकल में कि आप उनके राइट्स को, उनके इंडिजिनस ट्राइब्स के राइट्स को मत लीजिए, उनके लैंड्स को मत टेक ओवर करिए। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते देखते हैं और कुछ आर्टिकल हैं अगर आज के बारे में तुम देख लेते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।